आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और देखिए जो आपका इकोनॉमिक्स है ना, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोग आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, आपका ये जो इकोनॉमिक्स है सबका एक ही होने वाला है। आप लोग एकदम आराम से वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं। वही है जो आपका हर एक सेट में हो रहा है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने शब्दों में दीजिए। यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा ना आंसर बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसी को लिख दीजिएगा, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 1 से जो प्रश्न संख्या 7 तक, यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 7 प्रश्न है, यहाँ से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। मतलब बात को समझिए, यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 7 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक, यहाँ पर मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो प्रश्न संख्या 8 से जो 14 है, यहाँ पर भी आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। और यहाँ पर आप लोग जो आंसर को लिखेंगे तो लगभग 50 शब्दों में आपको आंसर को लिखना है। आपको शब्द नहीं गिनना है लेकिन लिखना है। और यहाँ पर ये जो 2 अंक वाला है, इसका आंसर आप लोगों को एक ही वाक्य में दे देना है, एक सेंटेंस में दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। फिर 15 से 19 वाला जो है ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मात्र आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पर जो आपका होने वाला है एक क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा और यहाँ पर 100 शब्दों में आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और हर एक का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे कि डिस्काउंट है, जैसे कि 5 क्वेश्चन का आंसर लिखो, यहाँ पर कहीं पर 3 का लिखो, कहीं पर 5 का लिखो। तो जो भी होगा यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मान के चलिए कि मैं आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, अगर परीक्षा में वही क्वेश्चन आ जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। एक्चुअल में समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, जो हमारा आर्थिक प्रणाली होता है ना, आर्थिक प्रणाली में जो भी आर्थिक समस्या होता है, ठीक है, आर्थिक जो भी समस्या होगा उस समस्या को हम लोग अध्ययन करेंगे और उस समस्या को हम लोग किस प्रकार से ठीक करेंगे उसका विश्लेषण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। इसी को बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे देखिए कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, समग्र उत्पादन, समग्र विनियोग इत्यादि, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विनियोग को परिभाषित कीजिए। मतलब विनियोग माने क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए विनियोग, विनियोग का आशय, ठीक है, यहाँ पर उस लिखिएगा, ये उस है, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूं ऊपर में, ठीक है। क्या है कि विनियोग का आशय उस व्ययों से होता है जिनके करने से पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन, कारखाना, मकान, फर्नीचर आदि में वृद्धि होती है। निवेश में उत्पादन कार्य हेतु आवश्यक मशीनों तथा यंत्रों के साथ साथ नए निर्माण तथा स्टॉक में होने वाली वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। और इसी का माने होता है आप लोगों का यहाँ पर होता है विनियोग। विनियोग माने क्या हो गया, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो मशीन है, कारखाना है, मकान है, फर्नीचर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा जो व्यय होगा जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारा पूंजी होगा उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें जो उत्पादन होगा, इसमें जो हमें देख लीजिए यहाँ पर जो भी मतलब आवश्यक मशीन होगा, जो भी यंत्र बनेंगे, ठीक है, नए निर्माण स्टॉक में होने वाली वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। जो भी यहाँ पर आप लोगों का जो भी वृद्धि होगा हर एक चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया आपका विनियोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है ना, इसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई माने हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। और भारत का जो ये है ना, ये केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है
कि प्रत्यक्ष कर क्या है, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जिस कर के भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। माने क्या होगा, इस टाइप का जो टैक्स होगा, देखिए जो मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष कर जो है यानी जो डायरेक्ट टैक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर भार होगा और जो कर दायित्व होगा ना, यह एक ही व्यक्ति के ऊपर में पड़ेगा। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स। क्लियर हो गया? जैसे देखिए यहाँ पर आयकर संपत्ति, ठीक है, और यहाँ पर जैसे आयकर संपत्ति या फिर जो आयकर जो यहाँ पर टैक्स होंगे, ये चीज हो गया यहाँ पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है? तो ये ऋणों का जो भुगतान करते हैं, मान के चलिए अगर हम लोग किसी से भी लोन लेते हैं तो लोन का तो हम लोग भुगतान करते हैं, तो जो लोन का जो भुगतान होता है वो पूंजीगत व्यय क्यों है? ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय इसलिए कहलाता है क्योंकि ऋणों का भुगतान करने से सरकार की देयताओं में कमी आती है। ठीक है, यही आंसर आप लोग लिखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है एमपीसी का मान दिया गया है। एमपीसी का मान कितना दिया है? 0.3, तो मैंने लिख दिया। एमपीएस का मान निकालना है, और ये जो यहां पर ये जो समीकरण देख रहे हैं इसको आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे क्योंकि इसका एक क्वेश्चन भी दिया गया है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1। और देखिए अगर आप मन में सोच रहे हैं कि सर ये एमपीसी माने क्या होता है, एमपीएस माने क्या होता है, थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको यहां पर ये जो समीकरण आप लोग देख रहे हैं, जब मैं इसको प्रूव करूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर याद अभी रखिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। तो यहां पर हमें निकालना है एमपीएस, तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी, तो 1 का 1 और एमपीसी का वैल्यू यहां पर दिया गया है 0.3, तो 1 माइनस 0.3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी माने क्या होता है? तो वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य किसी राष्ट्र से कोई व्यापार या परिसंपत्तियों का लेन देन नहीं होता, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। बात समझ में आया? मतलब वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होगा, जिसका अन्य किसी राष्ट्र से मतलब कोई मतलब दूसरे देश से ना व्यापार होगा ना मतलब परिसंपत्तियों का कोई लेन देन होगा, तो इस टाइप के जो भी अर्थव्यवस्था होंगे उसको हम लोग बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहां से हमारे स्टार्ट हो जाता है खंड बी यानी कि सेक्शन बी, और यहां पर मात्र आपको 5 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है, लेकिन यहां पर मैं आपको कंप्लीट आंसर बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यहां पर आपको 3 विशेषता लिखना है। देखिए यहां पर तो 3 लिखना है, लेकिन यहां पर मैं आपको 3 से अधिक बताऊंगा, ताकि अगर आप लोग परीक्षा में कुछ भूल भी जाते हैं तो यहां पर मैं इतना सारा बता दूंगा कि आपका 3 तो जरूर याद रहेगा। देखिए सबसे पहले देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था माने होता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। देखिए जो भी चीज यहां पर उत्पादन होगा, उत्पादन जो होगा ना, जो भी मतलब चीज होगा, जो साधन होगा उसका निजी स्वामित्व होगा। कोई वहां पर मतलब कोई पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति उसका मतलब मालिक होगा, स्वामित्व यानी कि मालिक। ठीक है, वस्तु का उत्पादन लाभ प्राप्ति की दृष्टि से किया जाता है तथा आर्थिक क्रियाओं सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। यहां पर देखिए जो भी लाभ प्राप्ति होगा, ठीक है, वो मतलब वस्तु के उत्पादन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, और यहाँ पर कोई मतलब सरकारी हस्तक्षेप भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे जो इसका विशेषता है, देखिए एक करके बात को समझिए। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर 5 है, लेकिन आपको मात्र 3 ही लिखने हैं, लेकिन आप हर एक चीज को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या विशेषता है। पहला क्या है कि पूंजीवाद में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। ये तो आप समझ भी पा रहे होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल लिखा गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगा आपको। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग लिखिएगा, यहाँ पर क्या है, चुन है और ये सकता है। मतलब देखिए यहाँ पर आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिया गया है ताकि आप लोग आपका जो भी मर्जी है आप लोग अपने मतलब मन से जो व्यवसाय आपको मन है, जो बिजनेस मन है आप लोग कर सकते हैं। आप लोग चुन सकते हैं कि नहीं भाई मुझे ये करना था, आप ये करो, अगर आपको वो करना है तब वो करो, जो मर्जी है सो करो। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है कि पूंजीवाद में लाभ उद्देश्य प्रमुख होता है। यहां पर देखिए जो मेन इसका जो मोटिव होता है लाभ कमाना। ठीक है, व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है जिसमें उसे अधिकतम लाभ प्राप्ति होती है। देखिए एक्चुअल में यहां पर जो भी व्यक्ति होंगे वह वैसे ही काम को करेंगे जिससे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा लाभ प्राप्त हो। ठीक है, यहां पर पॉइंट नंबर 4 क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन एवं समन्वय कीमत यंत्र द्वारा होता है, अर्थात उत्पादन, उपभोग एवं विनियोग सभी कीमतों द्वारा निर्धारित होते हैं।
इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी राय को इच्छानुसार विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर सकता है। जो भी राय होगा उनका मतलब वह ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गया यहाँ पर, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। लेकिन जैसे क्वेश्चन में 3 ठो लिखने के लिए बोला गया था, 3 लिखिए, 5 लिखिए। एक्चुअल में एग्जाम में जितना बोला जाएगा उतना ही लिखना है, लेकिन अभी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सारा आपको पढ़ना है ताकि कुछ तो जरूर याद रहेगा। आगे देखिए, आगे आपका क्या है। आगे है यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कि व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए पहला कार्य क्या है कि व्यावसायिक बैंक 3 प्रकार के खातों में रकम जमा करते हैं। कौन कौन से खाते? तो स्थायी जमा खाता, चालू खाता और बचत बैंक खाता। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बचत बैंक यानी कि जो सेविंग अकाउंट जो होते हैं, ठीक है, स्थायी जमा खाता हो गया, चालू खाता हो गया, ये सब जो होता है। देखिए 2 नंबर में क्या है कि ऋण देना, मतलब लोन देना, लोन देता है ना। तो व्यावसायिक बैंक, जो व्यावसायिक बैंक मतलब जो जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो व्यावसायिक बैंक है हो गया। तो व्यावसायिक बैंक खातों में जो जमा की रकम प्राप्त करते हैं उसे विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में देते हैं, लोन के रूप में देते हैं। विभिन्न खातों में जमा रकम पर चुकाए गए ब्याज की राशि एवं ऋणों से प्राप्त ब्याज की राशि का अंतर ही बैंक का मुनाफा होता है। यहां पर जो लोन दिया जाएगा उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वही होता है बैंक का यहां पर मुनाफा यानी कि फायदा। बैंक निम्न प्रकार से ऋण देते हैं, कैसे कैसे? तो अधिविक वर्ष के रूप में देते हैं, नगद साख ऋण एवं अग्रिम, विनिमय बिलों अथवा हुंडियों का बट्टा करना तथा याचना तथा अल्प सूचना ऋण। देखिए उतना अगर आपको ये सब नहीं याद रहेगा तो मत लिखिए ना सर, जो याद रहेगा आप उसको लिखिए, ये तो जरूर याद रहेगा। ठीक है, आप इसको अपने मन से भी अच्छे तरीके से बना के लिख सकते हैं। ऋण देना, व्यावसायिक बैंक जो होता है उसका जो मेन काम होता है लोन देना होता है, ऋण देना होता है। वहां पर जो लोन होगा वो जो ऋण होगा, जैसे मतलब किसी भी मतलब व्यक्ति को देंगे तो उससे उनको क्या मिलने वाला है? ब्याज मिलने वाला है, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वही बैंक वाले का मुनाफा होने वाला है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए जो हमारा तीसरा है, यहाँ पर तीसरा क्या है देख लीजिए कि सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। जैसे बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य निम्न है, क्या है? तो ए नंबर में है कि विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, जो भी विदेशी विनिमय होगा उसका क्रय विक्रय करेगा, मतलब खरीदेगा और बेचेगा। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, जो बहुमूल्य वस्तु है मतलब पूरा एकदम दामी दामी वस्तु, उसका क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। साख प्रमाण पत्र एवं अन्य साख पत्रों को जारी करना, ग्राहकों को दूसरे की साख, देखिए साख माने होता है लोन, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। साख माने होता है लोन यानी कि ऋण, ठीक है, यानी कि कर्जा। साख माने लोन होता है। तो यहां पर क्या है देखिए कि ग्राहकों को दूसरे की साख के बारे में जानकारी देना, व्यवसायिक सूचना तथा आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना, वित्तीय मामलों के संबंध में सलाह देना, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा, इतना चीज कराता है। 3 बोला है, लेकिन यहां पर मैंने और एक लिख दिया है 4, एजेंसी के कार्य। एजेंसी के कार्य भी करते हैं, कैसे? तो देखिए बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें एजेंसी के कार्य कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख है, जैसे कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ग्राहकों की ओर से भुगतान का काम करना, ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, चेक एवं अन्य साख पत्रों के भुगतान को इकट्ठा करना, प्रतिनिधि के समान कार्य करना, ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना। तो ये सब चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक साइड में अंतिम वस्तुएं लिखा है और एक साइड में हमने लिख दिया है मध्यवर्ती वस्तुएं। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए अंतिम वस्तुएं में क्या लिखा है हम लोगों ने, तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है। बात समझ में आया? अंतिम वस्तुएं वैसे वस्तुएं हैं जिन्होंने मतलब उत्पादन का जो सीमा रेखा है ना उसको पार कर गया है। मध्यवर्ती वस्तुएं में अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा में ही है, मतलब इसको पार नहीं किए हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है कि इनमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं है। और इसमें क्या है मध्यवर्ती वाला में कि मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य जोड़ना शेष रहता है। देखिए मध्यवर्ती माने क्या हो गया? बीच वाला, और अंतिम माने क्या? ये लास्ट पोजीशन में आ गया है। तो जब ये लास्ट पोजीशन में आ जाएगा तो ये बोल रहा है कि सीमा रेखा को पार कर गया है और ये सीमा रेखा में ही है अभी। और यहाँ पर देखिए क्या बोला जाए कि इसमें मूल्य भी जोड़ना शेष, मतलब देखिए अंतिम लास्ट हो गया, मतलब इसमें और कुछ जोड़ना बाकी नहीं है, मतलब सब कुछ खत्म है। और मध्यवर्ती में क्या बीच में है अभी, मतलब इसमें हम लोग जोड़ेंगे। फिर आगे क्या है कि अंतिम उपभोग करने वालों, ठीक है, जो भी यहाँ पर जैसे कि देखिए जिनमें उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्मिलित होते हैं,
के लिए तैयार होती है। फिर यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और इधर क्या है कि अंतिम उपभोग करने के लिए तैयार नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पर ये तैयार रहता है और ये तैयार नहीं रहता है। और यहाँ पर क्या था कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है और इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, वही चीज यहाँ पर आपको लिखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम का ज्यादा दिन नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एमपीसी और एमपीएस का जो यहाँ पर सम होगा, दोनों का जो योग होगा 1 के बराबर होता है, जो अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, यह बचत की सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है, यहां पर आपको बताना है। देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का जो योग होता है, दोनों का जो सम होता है 1 के बराबर होता है। और यहां पर देखिए एमपीसी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहला बात, ये जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है इसी को बोला जाता है एमपीसी। आप उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बोलिए या फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों को बोला जाता है एमपीसी। इसका मतलब हो गया कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह मापांक है जो प्रेरित उपभोग को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। और ये जो आपका एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और ये जो आपका एमपीएस यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति है, इसको आप लोग यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे तो दोनों का जो यहाँ पर सम होने वाला 1 होगा। किस प्रकार से प्रूव करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये जो आपका एमपीसी है ना, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और ये जो हमारा एमपीएस है इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। देखिए याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर डेल्टा सी, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर डेल्टा एस। क्लियर हो गया। और ये जो आपका डेल्टा वाई होता है, डेल्टा वाई जो है नहीं आपका, ये डेल्टा सी और डेल्टा एस के योग के बराबर होता है। तो एमपीसी प्लस, यहाँ पर एमपीसी है तो एमपीसी प्लस एमपीएस अगर हम लोग लिखना चाहें तो एमपीसी के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी है तो सी वाला यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यहाँ पर एमपीएस है एस है यानी कि एस वाला तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर रहे हैं तो डेल्टा वाई यहाँ पर आएगा और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस ऊपर में आएगा। और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस का जो यहाँ पर योग होगा डेल्टा वाई के बराबर होता है। तो इसके बदले हमने यहाँ पर डेल्टा वाई लिख दिया, डेल्टा वाई कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, आगे समझिए। तो एमपीसी प्लस एमपीएस जो आया यह 1 के बराबर आ गया। तो अगर यहां से अगर हम लोग एमपीसी निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एमपीएस हो जाएगा। और अगर एमपीएस निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा। समीकरण से स्पष्ट है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव, यहां पर सदैव इस प्रकार लिखिएगा, सदैव क्या होगा, 1 के बराबर होता है। एमपीएस तथा एमपीसी के उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि आय के 2 मुख्य कार्य हैं, उपभोग तथा बचत। ठीक है, उपभोग और बचत मिलकर आय के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। इसी चीज को आपको लिख देना है। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, एक एजेंट उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने या कार्य करने की क्षमता रखता हो। आर्थिक एजेंट इस तरह से एक बाजार में निर्णय लेने वाले अभिनेता है। इन कार्यों से विभिन्न परिणाम उत्पन्न होते हैं जो सामान्य रूप से आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। परिवार, उपभोक्ता, कंपनियां, निर्माता और बाजार और राज्य जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाजार के कामकाज को विनियमित करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंट है। आर्थिक एजेंटों का यह वर्गीकरण एक कथित बंद अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊंगा तो और आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फटाफट लोग लिख लीजिए इसको। अर्थात इसका विदेशी बाजारों से कोई संबंध नहीं है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक एजेंट अक्सर दोहरी भूमिका निभाते हैं। परिवार जो उत्पाद मांगते हैं और उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं, वे भी अपने काम में उत्पादक होते हैं। एक कंपनी जो मशीनरी और विभिन्न इनपुट खरीदते हुए भोजन बनाती और बेचती है। यहाँ तक कि राज्य भी एक साथ निर्माता और उपभोक्ता है। फिर आगे यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बस यहीं तक होगा। आप इसको लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट मनी क्या होता है। तो देखिए
राजस्व लेखा एक वित्तीय वर्ष, देखिए ये जो होता है अप्रोक्स मतलब अप्रैल 1 से मार्च 31 तक, ठीक है। तो राजस्व लेखा एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों यानी कि आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। मतलब सरकार ने कितना आय किया, कितना व्यय किया, इस चीज का मतलब है कि लेखा जोखा होता है। और ये अप्रैल 1 से लेकर मतलब अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के बीच मतलब ये चीज देखा जाता है और ये होता है हमारा राजस्व लेखा, ठीक है। आगे क्या है कि राजस्व लेखा के दो मुख्य तत्व यानी कि दो घटक होते हैं। देखिए पहला घटक क्या है कि बजट प्राप्तियां, और जो दूसरा घटक हमारा हो जाएगा, दूसरा घटक हो जाएगा बजट व्यय, ठीक है। एक यहां पर हो गया बजट प्राप्तियां यानी कि बजट आय और एक हो जाएगा बजट व्यय। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बजट आय को देख लेते हैं। तो बजट प्राप्तियों, ठीक है, प्राप्तियों माने हो गया आय, ठीक है। तो बजट जो भी आय हो, ठीक है। तो बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है, ठीक है। मतलब कितना आय मतलब हुआ, मतलब इनकम क्या है, जो भी मतलब आय है, कितना मतलब आय उनको प्राप्त हुआ, ये चीज, ठीक है। बजट प्राप्तियों का विस्तृत रूप से दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। दो भाग क्या क्या, एक हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्तियां यानी कि राजस्व आय और एक हो जाएगा आपका पूंजीगत आय, ठीक है। तो देखिए राजस्व आय क्या है, तो सरकार की राजस्व आय या फिर प्राप्तियां जो भी बोले वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं यानी कि वे मौद्रिक आय है जिनके फलस्वरूप न तो कोई देयता उत्पन्न होती है और न ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। देखिए आप इस बात को याद रखिएगा, प्राप्तियों माने होता है आय, ठीक है। और आगे ये क्या आपका पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि पूंजीगत आय। तो पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति कम होती है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और आगे देखिए जो हमारा दूसरा इसका जो घटक है क्या है, बजट व्यय। तो देखिए बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासोत्तर या योजना तथा योजनोत्तर कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय से है। मतलब कितना व्यय क्या है, कितना खर्चा क्या है। बजट व्यय को निम्न दो वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। यहां पर भी दो पार्ट में इसको भी बांटा गया है। एक हो गया राजस्व व्यय, ठीक है। तो यहां पर देखिए राजस्व व्यय माने क्या हो गया, तो राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता की कमी होती है। मतलब यहां पर देखा जाएगा कितना व्यय हुआ वो चीज देखा जाता है। और यहाँ पूंजीगत व्यय है, तो पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। तो इस चीज को आपको लिख देना है। आगे देखिए आगे आपका क्या है, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जिसका यहां पर ये जो क्वेश्चन है क्या है कि खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। जैसे कि पहले मैंने आपको बंद अर्थव्यवस्था बताया और अब पूछा जा रहा है खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी, ठीक है। देखिए खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से समझे, देखिए खुला खुला हुआ है तो इसका मतलब होता है एक ऐसा देश या समाज जहां किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती है और ऐसा भी नहीं है कि इस व्यापार पे कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, ऐसा देश ऐसा समाज जहां पर कोई भी आदमी जाकर व्यापार वगैरह कर सकता है, कंप्लीट वहां पर छूट दिया गया है। पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे आम लोग उद्योग और अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सके, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यापारों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाता है। सरकारी नियंत्रण ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें व्यापारियों को किसी भी प्रकार की बेईमानी से तो रोका जाता है पर नियंत्रण को इतना भी कड़ा नहीं किया जाता है कि ईमानदार व्यापार में असुविधा हो। खुली अर्थव्यवस्था न केवल उस समाज या देश के अंदरूनी व्यापार के लिए होती है बल्कि बाहरी व्यापार को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो जाता है सेक्शन सी यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे इसका जो आंसर है ना बहुत लंबा चौड़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो सेक्शन सी है इसको मैं क्या करूंगा पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और वहां पर मैं डिस्कस कर दूंगा। तो 15 नंबर से लेकर 19 नंबर तक का जो भी होगा, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा होने वाला है सर। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारा होने वाला है और है, ठीक है। लॉन्ग माने होता है लंबा लंबा, तो लंबा लंबा होगा, ठीक है इसका आंसर। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं आपको अगले मतलब पार्ट में बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।